गुड इवनिंग टू यू ऑल। आज हम लोग जिस टॉपिक को पिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक ट्रेडिशनल है, लेकिन हमारा जो ओरिएंटेशन होगा उस टॉपिक को डिस्कस करने का, वो ओरिएंटेशन ट्रेडिशनल ना हो करके हमारा ओरिएंटेशन जो है करेंट स्पेसिफिक होगा, कंटेम्पररी ओरिएंटेशन होगा। और टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है अभाव, भूख एवं गरीबी। पोवर्टी एंड हंगर। और इस टॉपिक को डिस्कस करने का जो हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा, किस रेफरेंस पॉइंट का हम इस्तेमाल करेंगे? तो रेफरेंस पॉइंट के रूप में हमें यहां जो इस्तेमाल करने जा रहे हैं वह है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। दूसरा हमारा रेफरेंस पॉइंट जो होगा इसको डिस्कस करने का, वह हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, और इसका रेफरेंस पीरियड है 2019-2020। और ये दोनों के दोनों ग्लोबल हंगर रिपोर्ट और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 जो है, अगर इन दोनों के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो किसकी ओर इशारा करते हुए आते? अगर आप देखें तो ये हंगर की ओर इशारा करते, भूख की ओर इशारा करते। एनएफएचएस को देखें तो यह माल न्यूट्रिशन की ओर इशारा करता है, अर्थात भूख और कुपोषण की ओर इशारा करता। और कहीं ना कहीं कुपोषण की समस्या का संबंध किससे जाकर जुड़ता है? तो कुपोषण की जो समस्या है उसका संबंध भी कहीं ना कहीं भूख की समस्या से ही जाकर जुड़ता है। क्योंकि इस बात को समझने की कोशिश करें, एक टर्म यूज होता है फूड सिक्योरिटी। तो मैंने शायद इनिशियली कभी चर्चा की थी आपके साथ, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा नहीं। जरा सा इसको समझने की कोशिश करें। आप में से कोई ऐसे हैं घर से जिन पर शादी का दबाव हो? किन्हीं पर नहीं है? है? नहीं तो आप तो कमा रहे हैं, नहीं तो उतनी समस्या नहीं होगी। जो अर्निंग दबाव है, नहीं क्या कहते माँ पिताजी? अच्छा, ये तो धमकी हुई, ये दबाव नहीं हुआ। ये धमकी है, ये दबाव नहीं है। दबाव क्या होता? कई बार आप देखेंगे कि गार्जियन कहते हैं एक काम करो ना, आप शादी करने के लिए नहीं तैयार होंगे, गार्जियन कहते हैं अरे शादी तुम कर लो, तुम्हें क्या करना, तुम आराम से उसके बाद पढ़ाई करते रहना, क्या फर्क पड़ेगा। अरे 4 आदमी घर में खाता है, तुम्हारी भी बहू 2 टाइम भोजन करेगी और साल में 2 कपड़ा चाहिए होगा। मतलब एक ट्रेडिशनल सोच वाले माँ बाप की नज़रों में बहू की ज़रूरत क्या होती है? 2 रोटी भोजन 2 टाइम मिल जाए और साल में 2 कपड़ा मिल जाए, इससे अधिक क्या चाहिए? ये होती है या नहीं? अगर आप पर यह दबाव नहीं होगा, केवल अपने परिवेश से जुड़े हुए होंगे, तो वो चीज महसूस करते होंगे।
ठीक है। तो यह जो है, ये जो रिक्वायरमेंट है, एक बहू की रिक्वायरमेंट की संकीर्ण परिप्रेक्ष्य में की गई व्याख्या। मतलब ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके बिना तो जिया भी नहीं जा सकता है, नहीं। लेकिन जरूरत क्या है, यहीं तक सीमित है क्या? जरूरत यहीं तक सीमित नहीं है, और इमोशनल होकर के चालाकी में फंसे तो गए। ठीक उसी प्रकार अगर आप देखें, जब फूड सिक्योरिटी की बात आती है, जब फूड सिक्योरिटी की बात आती है, जब खाद्य सुरक्षा की बात आती है, तो खाद्य सुरक्षा के कंटेक्स्ट में आप क्या पाते? खाद्य सुरक्षा के कंटेक्स्ट में आप पाते हैं कि मोटा मोटी हम लेकर के चलते पेट भर जाना चाहिए। जैसे पहले अगर गांव के लोगों को देखेंगे तो कितनी रोटियां खाते थे, या हो सकता है यहां पर भी कोई हो। ये बात मैं आपको बतला रहा हूं 1992-93 में, यहीं पर जस्ट इसके पीछे जो है लंगर टोली थी, बांस कोठी, वहीं पर रहता था, ठीक है। तो एक हमारा मित्र था जो अभी मस्कट में है, SBI में PO है। तो एक दिन उससे शर्त लगी, हम लोग वहीं लॉज में खाना बनाते थे स्टोव पर, तो एक दिन उससे शर्त लगी कौन कितना खा सकता है। तो हमने कहा अरे तुम लोग बाजार का तेली मारवाड़ी बनिया खाने में कहाँ से मेरे सामने टिकेगा। उसने कहा लग जाए शर्त, तो शर्त लग गई। अब उस शर्त में क्या था, पहले मुझे खाना था, और मुझे पहले खाना था, ये उतनी बड़ी समस्या नहीं थी जितनी बड़ी समस्या ये थी कि खाने के बाद फिर उसको बना के खिलाना था, समझे। तो जब हमने खाना शुरू किया तो 32 रोटियां खाई थी, ठीक है ना। अब तो वही समझा रहा हूं ना, 32 रोटियां खाई थी। उसके बाद वो खाने बैठा, 4 रोटी में बम बोल गया। नहीं तो मैं जो चीज कहना चाहता, पहले गांव के लोगों को देखें तो एक फिजिकल लेवल ज्यादा होता था, और एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखें कि क्यों फूड प्राइसेस, फूड प्रोडक्ट के प्राइसेस जो हैं, स्पेशली गेहूं, चावल, फूड ग्रेन जो हैं, उनकी कीमतें क्यों कम हैं। उसकी कीमतें कम क्यों है? बार बार मैं कहता हूं चीजों को एक लार्जर पर्सपेक्टिव में रख के देखें। जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे उस समय पेट्रोल की कीमतें गिरने लगी थी, तो उन्होंने कहा था क्या मैं किस्मत वाला प्रधानमंत्री। और आज के कंटेक्स्ट में देखें तो मैं कहूंगा मनमोहन सिंह किस्मत वाले प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जब तक प्रधानमंत्री रहे, लगभग लास्ट 2-3 वर्षों को छोड़ दें, तो वो ग्लोबली जो है फूड इन्फ्लेशन का फेज था, खाद्यान्न उत्पादकों की ऊंची कीमतों का वो फेज था। और इसलिए मनमोहन सिंह के उस फेज में देखेंगे एवरेज 90 to 21% के आपके जो है MSP में, गेहूं और धान के MSP में एनुअल इंक्रीज आपको दिखाई पड़ता है। और वर्तमान सरकार के बारे में कहूं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के दौर में देखेंगे फूड डिफ्लेशन का फेज है। डिफ्लेशन का मतलब समझते हैं? इन्फ्लेशन का मतलब कीमतों का बढ़ना, और डिफ्लेशन का मतलब कीमतों का गिरना। इस चीज को समझिएगा। तो ये जो फेज है वो फूड डिफ्लेशन का फेज है। फूड डिफ्लेशन के इस फेज में आपको क्या दिखाई पड़ता? फूड ग्रेन की कीमतों में आपको ग्लोबली गिरावट दिखाई पड़ती। और अगर यह ग्लोबली गिरावट दिखाई पड़ती है तो इसके 2 रीजन है, फिर मैं यहां पर आऊंगा। इसके 2 रीजन है। इसका पहला रीजन है कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को बढ़ाने की जो कोशिशें हुई, कृषि क्षेत्र की उत्पादकता और कृषि क्षेत्र में उत्पादन को जो बढ़ाने की कोशिश हुई, इसके कारण उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। और उत्पादन में तेजी से वृद्धि का मतलब क्या हुआ? मतलब सप्लाई जो फूड ग्रेन का होता है वह सप्लाई, और हाथ थोड़ा चलाते रहे, क्योंकि एक बात मैं बतला दूं, कितना भी मटेरियल दे दूं, कितना भी मैं लिखवा दूं, कितना भी मटेरियल दे दूं, कितना भी मैं लिखवा दूं, मैं आपको यह बतला दूं कि क्लास नोट्स के कोई अल्टरनेटिव नहीं है। प्रवचन सुनेंगे भूल जाएंगे, लेकिन हाथ चली हुई चीजें जो कॉपी में रहेंगी ना, ठीक है, वो धीरे धीरे आपके मेमोरी का हिस्सा हो जाएंगी। और मेमोरी का जब हिस्सा होंगी तो वो चीजें आपके थॉट प्रोसेस का हिस्सा बनती चली जाएंगी।
तो इस चीज को रुक करके समझने की जरूरत है। तो अगर आप देखें उसके कंटेक्स्ट में आप पाते हैं कि एक तो यह हुआ सप्लाई बढ़ा, दूसरी ओर क्या देखते हैं, दूसरी ओर आप देखते हैं फूड हैबिट में तेजी से परिवर्तन आता है। फूड हैबिट में तेजी से परिवर्तन क्यों आता? तो धीरे धीरे इनकम बढ़ता है। इनकम जब बढ़ता है तो क्या होता? इनकम जब बढ़ता है तो उस स्थिति में आदमी थोड़ा सा जो है रोटी दाल चावल से आगे बढ़ करके दूध दही कुछ फल नहीं भोजन में उसको शामिल करता है नहीं। और आप देखेंगे क्वांटिटेटिवली जो है फूड इंटेक पर डिपेंडेंसी क्या होती, निर्भरता क्या होती, कम होती जाती है। और क्वालिटेटिव इंटेक जो है वह क्या होता, क्वालिटेटिव इंटेक जो है वह बढ़ता चला जाता। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो फूड हैबिट में जो परिवर्तन आता, फूड हैबिट में परिवर्तन के कारण जहां फूड ग्रेन के डिमांड में गिरावट आती है, वहीं दूसरी ओर आप देखते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में वृद्धि के कारण क्या होता, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में वृद्धि के कारण आप देखते हैं कहीं ना कहीं चीजें बढ़ती हुई दिखाई पड़ती, आगे बढ़ती हुई। मतलब डिमांड और सप्लाई का बैलेंस बिगड़ता है, और यह बैलेंस जो है डिमांड के फेवर में ना होकर सप्लाई के फेवर में होता। और सप्लाई के फेवर में जब ये बैलेंस होगा उस स्थिति में कीमतों में क्या दिखाई पड़ेगी, कीमतों में गिरावट की स्थिति दिखाई पड़ेगी, डिफ्लेशन की स्थिति दिखाई पड़ेगी। अब बातें समझ में आई? तो अगर आप देखें यह दौर फूड डिफ्लेशन का दौर है, और फूड डिफ्लेशन का अगर दौर है तो सरकार पर कहीं ना कहीं एक दबाव भी काम कर रहा होता। एक समय से एक सीमा से ज्यादा एमएसपी सरकार नहीं बढ़ा सकती। इतनी बातें स्पष्ट हुई। तो अगर अब इस कंटेक्स्ट में देखें तो यहां पर जो चीजें मैंने फूड हैबिट में आने वाले परिवर्तन के कंटेक्स्ट में बतलाया, तो जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है तो फूड सिक्योरिटी इसकी एक संकीर्ण परिभाषा होती। फूड सिक्योरिटी का एक लिमिटेड सेंस होता, और लिमिटेड सेंस में फूड सिक्योरिटी जो है वह क्या करता, क्वांटिटेटिव इंटेक की ओर, मात्रात्मक इंटेक की ओर इशारा करता हुआ आता। लेकिन ब्रॉडर इसका जो पर्सपेक्टिव है, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में फूड सिक्योरिटी जो है वह किसकी ओर इशारा करता, तो फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर इशारा करता है। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात करें तो फूड सिक्योरिटी जो है वह कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर इशारा करता हुआ आता। इतनी बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें, इसके कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स क्या कहता, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के कंटेक्स्ट में मैं बात करूं तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वह कहीं ना कहीं हंगर के कंटेक्स्ट में किसी भी देश की स्थिति को दर्शाता है। जीरो जो है हंगर फ्री कंडीशन को दर्शाता है नहीं, और 100 जो है कंप्लीट हंगर की स्थिति, भूखमरी की स्थिति को दर्शाता हुआ आता। ये दोनों स्थिति जो है इमेजिनेटिव स्थिति है। जीरो भी इमेजिनेटिव है और 100 भी क्या है, इमेजिनेटिव है। तो इंडेक्स जब भी होगा वो जीरो से ऊपर होगा और 100 से, अब बातें स्पष्ट हुई। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें 2014 में अगर आप जाकर के देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान था वह 55वां था, 55th। और अगर 2019 में अगर आप जाकर के देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का पोजीशन क्या रहा, 102 रहा। और 2020 में अगर बात करें, 2020 में अगर हम बात करें
तो भारत का पोजीशन क्या रहा? 94th। अब अगर यहां पर गौर करेंगे, ये रैंक देख करके कुछ भी डिसाइड करेंगे, उस स्थिति में गड़बड़ाएंगे आप, क्योंकि रैंकिंग एक और पोजीशन को इंडिकेट करता। लेकिन अगर आप देखें 102 पोजीशन जब था उस समय 117 देश थे, 94th पोजीशन जब है तो 107 देश थे। और एग्जैक्ट मैं मिस कर गया हूं, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है 2014 में जब भारत का 55th पोजीशन था तो उस समय 69 या 70 देश थे, 69 और 70 कंट्री थे। अब बातें समझ में आई नहीं? लेकिन एक चीजें जो यहां पर दिखाई पड़ सकती हैं, एक चीज जो आप देख सकते हैं वह यह कि कहीं ना कहीं 2019 से 2014 से 2020 तक हंगर के कंटेक्स्ट में भारत की स्थिति में क्या दिखाई पड़ती? हंगर के कंटेक्स्ट में भारत की स्थिति में गिरावट दिखाई पड़ती, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई पड़ता नहीं। और अगर यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट दिखाई पड़ता तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते? बहुत सारे रीजन हो सकते, हम मूल रीजन तक लौटेंगे, लेकिन एक बार इस पर नजर डाल लें। तो पहला रीजन जो इसका हो सकता है, नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़े, देशों की संख्या बढ़े, इंडेक्स के दायरे में शामिल देशों की संख्या नहीं, और इंडेक्स में शामिल देशों की संख्या जब बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता? हो सकता है कई ऐसे देश पहले इस इंडेक्स में शामिल नहीं होंगे जहां पर भूख के मामले में स्थिति भारत से बेहतर रही होगी। तो जब वो देश शामिल होंगे तो ऑटोमेटिकली भारत की रैंकिंग क्या होगी? डाउनवर्ड, नीचे जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। एक स्थिति क्या हो सकती? एक दूसरी स्थिति क्या हो सकती? एक दूसरी स्थिति है कि भारत ने हंगर के कंटेक्स्ट में इंप्रूवमेंट शो किया हो, इंप्रूवमेंट शो किया हो नहीं, और इंप्रूवमेंट, लेकिन इंप्रूवमेंट शो करने के बावजूद अगर देखा जाए तो अदर देशों ने हंगर के फ्रंट पर अदर देशों का जो परफॉर्मेंस हो वो भारत की तुलना में बेहतर रहा हो। तो इन कंपैरिजन टू इंडिया अगर अदर कंट्री के इंडेक्स में परफॉर्मेंस बेहतर होंगे तो उस स्थिति में भारत की रैंकिंग पर उसका असर क्या पड़ेगा? एडवर्स इंपैक्ट पड़ता हुआ आएगा। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन जो इमर्ज करता हुआ दिखाई पड़ता, तीसरा रीजन यह इमर्ज करता हुआ दिखाई पड़ता है कि वाकई भारत की स्थिति में गिरावट आई हो, वाकई भारत की स्थिति में गिरावट आई हो, भारत में भूख की समस्या पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर हुई हो। और इन तीन कारणों के अलावा अगर आप जाकर के देखें एक चौथा रीजन भी है। चौथा रीजन जो है, चौथा रीजन क्या है? तो चौथा रीजन इसमें यह है कि हंगर इंडेक्स के कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी में परिवर्तन आया। 2014 और 2020 के बीच देखें तो हंगर इंडेक्स की कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी में जो है दो बार परिवर्तन आया। तो कंपैरिजन जब भी आप करेंगे एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, नहीं? अगर इंडेक्सेशन की मेथोडोलॉजी बदलेगी तो वो कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएगा, कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं रह जाएगा तो कंपैरिजन क्या होगा? गलत होगा। अब बातें स्पष्ट हुई। तो ये चार कारण हैं और इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो चारों कारण दिखाई पड़ते, इनमें हमें फोकस करना है क्योंकि और देशों की संख्या बढ़ी जो भूख के मामले में पहले बेहतर स्थिति में थे लेकिन इंडेक्स में शामिल नहीं थे, नहीं? तो उनकी संख्या बढ़ी और तब उसके कारण भारत की रैंकिंग की गिरावट होती है, तो उसमें हम आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, अन्य देशों की इंडेक्स में शामिल अन्य देशों की सरकारों ने अगर बेटर परफॉर्म किया है तो उनके बेटर परफॉर्मेंस का असर भी हम अगर रैंकिंग में गिरावट पर पड़ता तो इसके लिए भी आप बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते। हाँ,
तीसरी चीज के लिए शिकायत हो सकती, इस चीज के लिए शिकायत हो सकती कि आखिर हंगर के फ्रंट पर हमारी सरकारें बेहतर क्यों नहीं कर पा रही, उसका परफॉर्मेंस बेहतर क्यों नहीं हो रहा। और इस बात के लिए शिकायतें, इंडेक्सेशन की मेथोडोलॉजी में भी परिवर्तन आता है, इसके लिए भारत जिम्मेवार नहीं है। लेकिन अगर हंगर की स्थिति में बिगड़ रही है तो उस स्थिति के लिए तो हमारी सरकार जिम्मेवार है। दो कंटेक्स्ट में तो हमारी सरकार जिम्मेवार हो, हमें उसकी जिम्मेवारी का निर्धारण करना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर हम जाकर के देखें ये इन चारों कारणों में मैं इशारा करना चाहूंगा कि एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में हंगर के संदर्भ में स्थिति जो है, ओवरऑल हंगर इंडेक्स में भारत की स्थिति में सुधार दिखाई पड़ता स्कोर में, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं एक बिंदु है जहां पर भारत की स्थिति चिंताजनक दिखाई पड़ती, और वह बिंदु क्या है? अल्प वजन के कंटेक्स्ट में। अंग्रेजी में अल्प वजन के लिए टर्म क्या यूज होता? अल्प वजन के लिए टर्म यूज होता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग, अल्प वजन की माप किस कंटेक्स्ट में की जाती? लंबाई के अनुपात में वजन की माप यहां पर की जाती है। अल्प वजन की जो माप की जाती है वह किस कंटेक्स्ट में? तो लंबाई के अनुपात में वजन की यहां पर माप की जाती है। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्पेशली अल्प वजन की समस्या को, चाइल्ड वेस्टिंग की समस्या को स्पेशली हाईलाइट करता हुआ आता। और अल्प वजन किसका परिणाम है? अल्प वजन जो है अंडर नरिशमेंट, माल न्यूट्रिशन का परिणाम है, कुपोषण का परिणाम है। अल्प वजन की समस्या, गंभीर होती समस्या, इस ओर इशारा करती है कि भारत में कहीं ना कहीं जो है माल न्यूट्रिशन की समस्या गंभीर होती जा रही है, अंडर नरिशमेंट की समस्या गंभीर होती जा रही है, और यह चिंताजनक विषय है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। इसकी चर्चा, इस बात की चर्चा, अल्प वजन की चर्चा केवल ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में नहीं दिखाई पड़ती। अगर आप देखें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो जारी किया गया है, तो स्पेशली मैं इंडिकेट करना चाहूंगा कि चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग किसको कहते हैं? अल्प लंबाई, आयु की तुलना में लंबाई। अल्प वजन चाइल्ड वेस्टिंग, अल्प वजन की माप की जाती है हाइट के कंटेक्स्ट में वेट, और अल्प लंबाई एज के कंटेक्स्ट में हाइट। तो इन दो कंटेक्स्ट में भारत की चर्चा कंबोडिया के साथ की गई है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 में। और अगर उसके कंटेक्स्ट में देखें तो यह कहा गया है कि ये दुनिया के दो ऐसे देश हैं जहां चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, इन दोनों के संदर्भ में स्थिति जो है वो सीरियस है, और उसका सीरियसनेस क्या है? बढ़ता चला जा रहा। यहां तक बातें स्पष्ट हुई? कोई डाउट? अब मैं वापस आता हूं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, मैं डाटा का ये करके डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5, रेफरेंस पीरियड क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट 2020 में, दिसंबर 2020 में पब्लिश की गई है, और इसका रेफरेंस पीरियड जो है 2019-2020 है, 2019-2020 है। अब अगर ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट है, अगर NFHS
5 को की रिपोर्ट को NFHS 4 की रिपोर्ट के सापेक्ष रख कर देखें, और NFHS 4 का रिपोर्ट पीरियड रेफरेंस पीरियड क्या है? 2015-16। NFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 4 का रेफरेंस पीरियड है 2015-16। तो अगर उसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, चार कंटेक्स्ट में सिचुएशन को स्टडी करता है, उसके कंटेक्स्ट में सर्वे करता। पहला कंटेक्स्ट है पॉपुलेशन, दूसरा कंटेक्स्ट जो है हेल्थ, पहला कंटेक्स्ट है पॉपुलेशन, दूसरा कंटेक्स्ट है हेल्थ, तीसरा कंटेक्स्ट है न्यूट्रिशन पोषण। पहला कंटेक्स्ट पॉपुलेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा न्यूट्रिशन और चौथा कंटेक्स्ट है फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन। नहीं, अब अगर देखेंगे इस रिपोर्ट की दो अच्छी बातें हैं, दो अच्छी बातें हैं बिहार के सुशासन के संदर्भ में। एक अच्छी बात क्या कही गई कि नेपाल में शराबबंदी नहीं है, बिहार में शराबबंदी है। सॉरी, नेपाल कह रहा हूं, महाराष्ट्र में शराबबंदी नहीं है लेकिन बिहार में शराबबंदी है। फिर भी बिहार में शराबबंदी के बावजूद शराब पीने वाली आबादी का अनुपात महाराष्ट्र में शराब पीने वाली आबादी के अनुपात से ज्यादा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट जो इशारा करती हुई आती, जो चौंकाने वाला आंकड़ा है। दूसरा चौंकाने वाला आंकड़ा क्या है? धीरे धीरे मद्यपान को लेकर, शराब के सेवन को लेकर महिलाओं और पुरुषों का जो अंतर था, धीरे धीरे गैप कम हो रहा। यद्यपि अभी गैप बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे अब बिहार की महिलाएं भी जो हैं कदम से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की कोशिश में लगी हुई है। 0.4% बिहार की महिलाएं जो हैं शराब का पान करती। तो खैर वो हमारा यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट नहीं है। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, और इसमें ध्यान रखेंगे, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि प्रश्न जो पूछे जाते हैं इकोनॉमी सेक्शन पर मैंने विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो हमने YouTube पर डाला है और ग्रुप में डाला है, तो अगर आप जाकर के देखें तो प्रश्न अक्सर दो हिस्से में विभाजित होते। प्रश्न का पहला हिस्सा जो है नेशनल कंटेक्स्ट में कंप्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डिमांड करता है, और प्रश्न का दूसरा हिस्सा जो है बिहार सेंट्रिक हो जाता, बिहार स्पेसिफिक हो जाता है। क्लियर? अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो NFHS 5 के कंटेक्स्ट में जो मैं बात करना चाहता, 5 कंटेक्स्ट की चर्चा की गई है जो जिस टॉपिक को हम पिक कर रहे हैं उसके संदर्भ में वो रिलेवेंट है। पहला कंटेक्स्ट है अंडर नोरिशमेंट और माल न्यूट्रिशन, बाल कुपोषण कह ले। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें तो दूसरा कंटेक्स्ट है चाइल्ड वेस्टिंग का। तीसरा कंटेक्स्ट जो है चाइल्ड स्टंटिंग का, अर्थात अल्प वजन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, अल्प ऊंचाई या अल्प लंबाई। चौथा कंटेक्स्ट जो उभर करके आता वह है एनीमिया का कंटेक्स्ट, और पांचवा कंटेक्स्ट जो इमर्ज करता है वह है ऑबेसिटी, मोटापा, ओबेसिटी, मोटापा। ये 5 कंटेक्स्ट हैं, और इन पांचों के मूल में मौजूद क्या है? कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो अगर ये पांचों समस्याएं इमर्ज कर रही हैं या गंभीर हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी खतरे में है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी खतरे में है। जरा गौर करें, अभी पूरे भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट नहीं आई है। यह रिपोर्ट दो चरणों में आना है। अभी 17 राज्य और यूटीज के संदर्भ में आए हैं, आगे रेस्ट राज्यों और यूटीज के संदर्भ में सेकेंड राउंड में आएंगे, जहां पर सर्वे शुरू हो चुका है, जिस सर्वे को रोक दिया गया था कोविड क्राइसिस के कारण।
अगर देखें तो यह रिपोर्ट यह बतलाती है कि अगर बाल कुपोषण के संदर्भ में देखें तो 16 राज्यों में चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड अंडर नरिशमेंट में वृद्धि दिखाई पड़ती है। नंबर 1 16 राज्यों में। नंबर 2 अगर आप जाकर के देखें, अगर आप देखें तो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो एनीमिया के शिकार हैं, ऐसे बच्चों का अनुपात 63.5 से बढ़कर 69.4 हो चुका है। अर्थात एनीमिया के शिकार बच्चों की संख्या में क्या हुई है? तेजी से वृद्धि दिखाई पड़ती। नंबर 2, और अगर यह वृद्धि दिखाई पड़ती तो ऑटोमेटिकली वह अंडर नरिशमेंट का क्या है? परिणाम है। तीसरा कंटेक्स्ट जो है वह तीसरा कंटेक्स्ट है ओबेसिटी, मोटापा। और अगर बच्चों के कंटेक्स्ट में देखें तो बच्चों के कंटेक्स्ट में देखेंगे 20 राज्यों में मोटापे में वृद्धि दिखाई पड़ती। 20 राज्यों में बाल मोटापे में वृद्धि दिखाई पड़ती है। और मोटापा के संदर्भ में यह रिपोर्ट स्पेशली कहती है कि चाहे पुरुषों के मोटापे का कंटेक्स्ट हो, मेल ओबेसिटी का कंटेक्स्ट हो, फीमेल ओबेसिटी का कंटेक्स्ट हो या चाइल्ड ओबेसिटी का कंटेक्स्ट हो, तीनों ही कंटेक्स्ट में NFHS 4 की तुलना NFHS 5 में स्थिति तेजी से बिगड़ी है। चौथा कंटेक्स्ट अगर देखें, चाइल्ड वेस्टिंग और चाइल्ड स्टंटिंग, इन दोनों के कंटेक्स्ट में देखें तो यह रिपोर्ट यह बतलाती है कि अभी जिन 25 राज्यों के अंदर शासित प्रदेशों के संदर्भ में रिपोर्ट आई है, उनमें अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे बिहार टॉप पर है दोनों मामले में। चाइल्ड वेस्टिंग के मामले में अगर आप देखें तो 11 राज्यों में अल्प वजन की समस्या को आप गंभीर होते देखते, और बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में 16.5% आबादी NFHS 4 के अनुसार चाइल्ड वेस्टिंग जो है 16.5% के स्तर पर था, जो 25.6% के स्तर पर आ गया है। अर्थात चाइल्ड वेस्टिंग जो पॉपुलेशन है बच्चों का, उनमें 10% का उछाल दिखाई पड़ता। और अगर अल्प लंबाई के कंटेक्स्ट में देखें, अगर आप चाइल्ड स्टंटिंग के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो यद्यपि चाइल्ड स्टंटिंग की समस्या NFHS 4 की तुलना कम हुई है, लेकिन अभी भी यह 42.9% के स्तर पर है। मतलब करीब करीब 43% बच्चे जो हैं 5 साल से कम उम्र के, वे चाइल्ड स्टंटिंग के शिकार हैं। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें, एनीमिया के कंटेक्स्ट में देखें तो एनीमिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि गर्भवती महिलाएं जो एनीमिया से ग्रस्त हैं, उनका अनुपात 60.4% से बढ़कर वह 63.6% हो गया है। और ओवरऑल महिलाओं के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो 60 पॉइंट से यह बढ़कर के 63.1% हो गया। शहरी क्षेत्र की महिलाओं की तुलना ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो हैं एनीमिया से कहीं अधिक ग्रस्त हैं। अर्थात अर्बन वुमेन की तुलना एनीमिया की समस्या रूरल वुमेन में कहीं ज़्यादा दिखाई पड़ती। मेरे कहने का मतलब है, अब इस चीज़ को समझें, अगर बच्चों में एनीमिया की समस्या बढ़ रही, गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की समस्या बढ़ रही, 15 से 49 वर्ष की उम्र की महिलाओं में एनीमिया की समस्या बढ़ रही है, अगेन बच्चों में मोटापों की संख्या का अनुपात बढ़ रहा, महिलाओं में मोटापे का अनुपात बढ़ रहा है, अगेन अगर आप मूव करें तो पुरुषों में मोटापे का अनुपात बढ़ रहा है तेजी से, अगेन अगर आप जाकर के देखें अल्प वजन और अल्प लंबाई की समस्या पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही। यह किस ओर इशारा करती है? यह कहीं न कहीं फूड सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी के साथ साथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की अवधारणा कमजोर पड़ रही है,
व्यवहार के धरातल पर फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन एलोंग विथ न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया जा पा रहा है, यह इस दिशा में संकेत करता हुआ आता। यहां तक कोई डाउट नहीं? इसका मतलब क्या दो कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते अब तक की चर्चा के हिसाब से कि भूख और कुपोषण, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की समस्या हाल के वर्षों में भारत में बढ़ी है। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, ये दोनों समस्याएं इंडिया के कंटेक्स्ट में बढ़ी हैं, लेकिन अगर आप गौर करें बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो यह समस्या कहीं और तीव्र गति से बढ़ी है। बिहार में इन दोनों कंटेक्स्ट में, हंगर के कंटेक्स्ट में भी और अंडर नोरिशमेंट माल न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं स्थिति में तीव्र गिरावट दिखाई पड़ती। और अगर ऐसा है तो क्या आपको नहीं लगता कि हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है? कोई डाउट है यहां तक में? क्या देखिए, ओबेसिटी के मूल में फूड हैबिट मौजूद है, ठीक है। और अगर आप देखें तो ज्यादा खाने की जो आदत होती है, ज्यादा खाने की आदत का संबंध भी बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन से जाकर के जुड़ता है। बॉडी का जो इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन होता, उसकी आदत भी उसी से जाकर के जुड़ती है। और अगर उस कंटेक्स्ट में देखें तो अच्छा, दूसरी बात एक और चीज ध्यान रखें, कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा खाने वाला ही मोटा होता हो। ऐसा है क्या? मोटापा एक बीमारी है, ठीक है। तो जिस इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन की बात की, उस इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन के मूल में भी कहीं ना कहीं यही चीजें मौजूद होती। क्लियर? अब अगर देखें, अब जो चीजें हमारे लिए इस पूरी की पूरी चर्चा के क्रम में महत्वपूर्ण होने जा रही, वह यह होने जा रही है कि आखिर इसके पीछे रीजन क्या है। क्यों भूख और कुपोषण की जो समस्या है, भूख और कुपोषण की समस्या गंभीर होती हुई दिखाई पड़ रही। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो इसके इंटरप्रिटेशन के लिए मैं दो रिपोर्ट का सहारा लूंगा। एक रिपोर्ट जिसका मैं सहारा लूंगा वही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। दूसरा जिस रिपोर्ट का सहारा लूंगा, दूसरी रिपोर्ट जिसका सहारा मुझे लेना है वह IMF रिपोर्ट जो है, अक्टूबर 2020 में जो जारी किया गया, उस रिपोर्ट का मैं सहारा लूंगा। तीसरा जो मैं सहारा लूंगा अपनी बातों को कहने के लिए, वो तीसरा कंटेक्स्ट है NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की लीक रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट है? द कंज्यूमर, उपभोक्ता व्यय एक्सपेंडिचर सर्वे रिपोर्ट 2016-17। एक चीज जरूर ध्यान रखेंगे, अब देखें
ये जो तीनों रिपोर्ट हैं, तीनों रिपोर्ट के कंटेक्स्ट देखें अलग अलग है नहीं? ठीक है, पैटर्न आपको मिलता जुलता दिखाई पड़ेगा। पैटर्न मिलता जुलता क्या दिखाई पड़ता? तो अगर आप देखें आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई थी, आईएमएफ की रिपोर्ट क्या कहती है? तो आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई, इसने कहा कि 2020 में और 2021 में, यही है ना? 2020 में बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम जो है वह 18,888, ये क्या होगा? पर कैपिटा इनकम। और इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो होगा वह कितना होगा? $1877। ठीक है, 1877, अर्थात बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम में 4% की वृद्धि, भारत के पर कैपिटा इनकम में -10.3% की गिरावट। इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा? इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है, इससे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि भारत में पर कैपिटा इनकम में गिरावट आ रही है। यह इंडिकेशन तो मिल रहा है, इसमें तो कहीं दो मत नहीं है। हम पॉलिटिकली इस डाटा के यूज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यह तो फैक्ट है ना। भारत के पर कैपिटा इनकम में गिरावट की बात तो फैक्ट है, इसमें तो संदेह की गुंजाइश नहीं रहती। एक ट्रेंड हमें यहां दिखाई पड़ रहा है। अब दूसरा ट्रेंड अगर आप देखें, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या इंडिकेट करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है 2020, इनमें भारत के पर कैपिटा इनकम के कंटेक्स्ट में क्या कहा गया? 2018 में भारत का पर कैपिटा इनकम कितना था? 6829 अमेरिकी डॉलर, और 2019 में भारत का पर कैपिटा इनकम 681 यूएस डॉलर हो गया। यहां पर भी पर कैपिटा इनकम में क्या दिख रहा? पर कैपिटा इनकम में यहां पर भी ग्रुप में डाल दूंगा, उसके लिए परेशान मत हो, डाटा ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसके कंटेक्स्ट में देखें तो आप यह पाते हैं कि आईएमएफ की रिपोर्ट जो अक्टूबर 2020 में आई थी, वह भी भारत में पर कैपिटा इनकम में गिरावट की बात कर रही है, 10.3% की गिरावट की बात कर रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो जारी की गई मिड दिसंबर में 2020 के कंटेक्स्ट में, वह भी 2018 के सापेक्ष 2019 में भारत में पर कैपिटा इनकम में गिरावट की बात बतला रही है। बस दोनों आंकड़ों में फर्क क्या है? तो दोनों आंकड़ों में फर्क यह है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में पर कैपिटा इनकम में जो गिरावट की बात की गई है परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में, परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब समझते हैं या नहीं? हिंदी में क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता। इसका मतलब यह कि रुपये के विनिमय दर, मतलब मुद्राओं के विनिमय दर और
उसकी क्रय क्षमता को ध्यान में रखते हुए जब रीकैलकुलेट किया जाता, रीएडजस्ट करते हुए कैलकुलेट किया जाता, तो वही परचेजिंग पावर की स्थिति को दर्शाता। यह रीकैलकुलेशन क्या करता है? यह रिकैलकुलेशन जो है एक कॉमन प्लेटफॉर्म को क्रिएट करता है, जिस कॉमन प्लेटफॉर्म पर विभिन्न नेशनल इकोनॉमी के जीडीपी और उनके पर कैपिटा इनकम की तुलना की जा सकती है। इतनी बातें स्पष्ट हुई। लेकिन आईएमएफ की रिपोर्ट जो अक्टूबर 2020 में जारी की गई थी, यह रिपोर्ट जो है परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में नहीं है। यह रिपोर्ट क्या है? यह रिपोर्ट जो है वह कहीं ना कहीं मतलब मार्केट प्राइस, चालू कीमत कई बार शब्द का इस्तेमाल किया जाता, उसके कंटेक्स्ट में है। अर्थात यहां पर विनिमय दर और क्रय क्षमता को रीएडजस्ट नहीं किया गया है। अगर इसको रीएडजस्ट करेंगे तो ये रीएडजस्टमेंट के बाद कितना पहुंचेगा? अगर दोनों को रीएडजस्टमेंट करें परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में, तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो है वह 6284 अमेरिकी डॉलर होता। और अगर बांग्लादेश के मतलब परचेजिंग पावर के आधार पर बांग्लादेश के पर कैपिटा इनकम को कैलकुलेट किया जाता तो वह 5139 होता। मतलब यह चालू कीमत के कंटेक्स्ट में देखें तो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम अधिक है, और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत अभी भी बांग्लादेश से आगे है। लेकिन यहां वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हम बांग्लादेश के साथ विवाद में नहीं उलझने जा रहे उस मसले पर, जो पॉलिटिकल विवाद। हमारा कंसर्न सिर्फ इतना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी क्या इंडिकेट कर रहा है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी पर कैपिटा इनकम में गिरावट को इंडिकेट कर रहा। आईएमएफ की रिपोर्ट भी क्या इंडिकेट कर रही है? पर कैपिटा इनकम में गिरावट को इंडिकेट कर रही। एनी डाउट? अब अगर जाकर के देखें एनएसएसओ की जो रिपोर्ट, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे पर एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आती है, जो रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट को दबाने की कोशिश की गई, रिपोर्ट लीक हो गया। वो रिपोर्ट क्या बतलाती है? वो रिपोर्ट यह बतलाती है कि 2011-12 के सापेक्ष 2016-17 में क्या होता? बीपीएल पॉपुलेशन में वृद्धि होती है। अर्थात बिलो पॉवर्टी लाइन जो पॉपुलेशन है उसमें वृद्धि दिखाई पड़ती। अर्थात अगर आप देखें, अगर 2011-12 में बीपीएल पॉपुलेशन कितना था? 21.9% था, तो 2016-17 में यह बीपीएल पॉपुलेशन बढ़कर 22.8% हो गया। इसका मतलब बीपीएल पॉपुलेशन में कितनी वृद्धि हुई? 0.9% की वृद्धि। नहीं, अगर परसेंटेज फॉर्म में वृद्धि हो रही है तो निरपेक्ष संख्या भी क्या होगी? गरीबों की आबादी क्या होगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। यह इंडिकेट क्या कर रहा? यह सर्वे इंडिकेट क्या कर रहा है? यह सर्वे इंडिकेट कर रहा है कि पॉवर्टी एलिवेशन की प्रक्रिया जो है रिवर्स गियर में बढ़ रही है। पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया जो है वह क्या हो चुकी है? प्रतिवर्तित तो हो चुकी है, उल्टी दिशा में अब बढ़ रही है। अब गरीबी कम नहीं हो रही, गरीबी बढ़ रही है। नहीं, थोड़ा सा और स्पष्ट करूं, थोड़ा सा और क्यों स्पष्ट करूं? क्या स्पष्ट करना चाहता? तो थोड़ा देख लें दो कंटेक्स्ट में, एक रूरल अर्बन कंटेक्स्ट में, रूरल अर्बन कंटेक्स्ट में, और दूसरा बिहार के कंटेक्स्ट में। अगर रूरल अर्बन कंटेक्स्ट में देखें तो रूरल अर्बन कंटेक्स्ट में देखेंगे कि रूरल एरिया में 4.5% का इंक्रीज दिखाई पड़ता।
बीपीएल पॉपुलेशन में रूरल एरिया में 4.5% की वृद्धि दिखाई पड़ती, और अर्बन एरिया में अगर आप जाकर के देखें तो बीपीएल पॉपुलेशन में 5% की गिरावट दिखाई पड़ती। कुछ ट्रेंड मिल रहा है। क्या ट्रेंड मिल रहा? ट्रेंड यह मिल रहा है कि रीजनल इंक्लूजन की जो प्रक्रिया चल रही थी, और विशेष करके अर्बन इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी के गैप को कम करने की जो प्रक्रिया चल रही थी, और उसके जरिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो इंक्लूसिव फॉर्म देने का प्रयास किया जा रहा था, कहीं ना कहीं वह प्रक्रिया भी क्या होती, धीमी नहीं पड़ती है। इसको धीमी पड़ना नहीं कहते, इसको उल्टी दिशा में, रिवर्स गियर में बढ़ना कहते। शहरी क्षेत्र में गरीबी कम हो रही, ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी बढ़ रही है, तो गैप अचानक क्या होगा, गैप दोनों के बीच कम होने के बजाय बढ़ता चला जाएगा। और बिहार में रूरल आबादी कितनी है? करीब करीब आप देखें, अगर स्पेसिफिक बिहार के कंटेक्स्ट में बात करूं तो बिहार में 88% ग्रामीण आबादी है, रूरल पॉपुलेशन है। बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप देखें तो इसमें बीपीएल पॉपुलेशन में 16.5% की वृद्धि दिखाई पड़ती, और यह 50.2% के स्तर पर पहुंच जाता। मतलब अगर देखें तो ये तो सीधे सीधे जो है बिहार में 1.5 गुनी, बीपीएल आबादी में 1.5 गुनी 50% का इंक्रीज दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ता। एग्जैक्ट वॉल्यूम जितना होगा वो 1.5 गुना उसको कर दें, आज उतनी हो गई। ये चिंता का विषय होना चाहिए या नहीं? किसके लिए? सरकार के लिए, सरकार की तुलना सरकार से कहीं अधिक हम लोगों के लिए। ये बातें स्पष्ट हो रही हैं। इसका मतलब अगर देखें तो कहीं ना कहीं ये तीनों रिपोर्टें 3 अलग अलग सोर्सेज पर आधारित हैं। 3 अलग अलग सोर्सेज 3 अलग अलग बातें कर रहे, लेकिन तीनों का इशारा एक ही हो रहे, एक ही ओर यह है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस जो है वह कंस्ट्रेंड हो रहा है, कंस्ट्रेंड हो रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया बाधित हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ की प्रक्रिया के बाधित होने के कारण कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम में वृद्धि में पर कैपिटा इनकम की वृद्धि दर केवल कम नहीं हुई है, बल्कि पर कैपिटा इनकम में निगेटिव ग्रोथ की स्थिति दिखाई पड़ रही। और अभी जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, किसके कंटेक्स्ट में चर्चा कर रहे हैं? कोविड के फेज में या प्री कोविड के फेज की बात कर रहे हैं। अगर आईएमएफ की रिपोर्ट को छोड़ दें तो ये प्री कोविड फेज की बात है, ये प्री कोविड फेज की बात है, नहीं? और थोड़ा सा और मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, क्योंकि कई बार आप लोग कहते हैं ना कि सर हमेशा आलोचना ही करते हैं, नहीं? कई बार आपकी शिकायत होती, नहीं? तो जरा रुक करके सोचें, ये रिपोर्ट जितने महत्वपूर्ण आंकड़े आ रहे हैं, सारे आंकड़े आने बंद हो गए हैं। सारे आंकड़े आने आज के डेट में बंद हो चुके हैं। रियलिटी की हमें आपको जानकारी नहीं है। गलती से कहीं कहीं से जो है इसी की कीमत जो है चुकानी पड़ रही है। एनएसओ और सीएसओ को मर्ज किया जा रहा है। अब अगर यहां पर देखें, यह 2016-17 का आंकड़ा है। 2016-17 के आंकड़ा है का मतलब क्या हुआ? 2017 मतलब मार्च 2017 तक, नहीं? तो मार्च 2017 तक का मतलब यह हो गया कि नोटबंदी का रियल इंपैक्ट, इमीडिएट इंपैक्ट आया है, लेकिन इंडियन इकोनॉमी पर जो नोटबंदी का रियल इंपैक्ट पड़ा वह इसमें इनकॉर्पोरेटेड नहीं है। कह सकते हैं ऐसा?
कुछ असर हो सकता है, बहुत असर नहीं है। जबकि नोटबंदी ने क्या किया, इंडिया की पूरी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी, उस इनफॉर्मल इकोनॉमी को ध्वस्त करने का काम किया। इनफॉर्मल इकोनॉमी के ध्वस्त होने का मतलब क्या हुआ, इनफॉर्मल इकोनॉमी कोलैप्स के कगार पर पहुंचती। उसके कोलैप्स के कगार पर पहुंचने का मतलब क्या है कि उस इनफॉर्मल इकोनॉमी से जितने लोग जुड़े हुए थे उनका इनकम एडवर्सली प्रभावित होगा या उनके इनकम पर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और जरा एक बार रुक करके सोचे तो इंडियन वर्क फोर्स का कितना परसेंट हिस्सा है जो इनफॉर्मल सेक्टर से संबद्ध है, इनफॉर्मल मार्केट से जुड़ा हुआ है। दैट इज नियर अबाउट 89-90%, 88 to 90% के बीच में मोटा मोटी वेरिएशन आंकड़ों में दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब इतने बड़े वर्क फोर्स का इनकम प्रभावित हुआ, इनकम जनरेशन जो है वहां पर अवरुद्ध होता दिखाई पड़ता। दूसरा, आप अगर देखिए जीएसटी, अक्सर मैं एक कहावत कहता हूं कि एक तो करेला स्वयं ही तीता, दूजा नीम पर चढ़ा। ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी जो है, वो कहीं ना कहीं आप देखें पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति दिखाई पड़ती। यूपीए पहला बिंदु अगर आप देखें तो 2008-9 की मंदी का असर 2010 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखाई पड़ता। विशेष करके भारत की जो अर्बन इकोनॉमी है उस ग्लोबल रिसेशन से बुरी तरह से प्रभावित होती दिखाई पड़ती। लेकिन रूरल इकोनॉमी ने क्या किया, उस प्रेशर को क्या किया, मैनेज करने में सक्षम बनाया सरकार को, नहीं, और अल्टीमेटली उसको मैनेज करने में सफल रहते। लेकिन समस्या क्या आती, शायद इफेक्टिव तरीके से हम मैनेज कर सकते थे, लेकिन सितंबर 2010 में कॉमनवेल्थ गेम स्कीम आता है और उसके बाद एक स्कीम की खबरें आती और 2010 से लेकर 2014 तक यूपीए सरकार की पूरी ऊर्जा किस पर खर्च होती रहती, पॉलिटिकल क्राइसिस के चैलेंजेस को रिस्पॉन्ड करने में खर्च होती रहती है। इस क्रम में चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी हो, फॉरेन पॉलिसी के स्तर पर चैलेंजेज हो या इकोनॉमिक पॉलिसी के स्तर पर चैलेंजेज हो, कहीं ना कहीं उन चैलेंजेज को रिस्पॉन्ड करने की प्रक्रिया जो है वह रुकती हुई दिखाई पड़ती है, बाधित होती दिखाई पड़ती। एक टर्म यूज उसके लिए क्या किया गया, पॉलिसी पैरालिसिस। उसके लिए टर्म यूज किया गया पॉलिसी पैरालिसिस, अर्थात पॉलिसी रिलेटेड मैटर पर सरकार निर्णय लेने से परहेज कर रही है, निर्णय को अवॉइड कर रही है, क्योंकि उसका ओरिएंटेशन ही उधर नहीं है। उसका पूरा का पूरा ओरिएंटेशन, उसका पूरा का पूरा फोकस, उसकी पूरी की पूरी ऊर्जा जो है किस पर खर्च हो रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने पर। लेकिन फिर भी आप देखेंगे 2013 के सेकेंड हाफ तक आते आते एक रिकवरी की प्रक्रिया शुरू होती है। मई 2014 में जो इकोनॉमी मिलती है वह रिकवरिंग इकोनॉमी मिलती है, लेकिन कोई गारंटी नहीं थी कि वो रिकवर करेगी। कोई गारंटी ये नहीं थी कि वो इकोनॉमी रिकवर करेगी, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी में एक अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर रही थी और इसके कारण उस रिकवरी प्रोसेस को लेकर के भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में आवश्यकता किस बात की थी, ऐसी स्थिति में आवश्यकता इस बात की थी, नीड थी कि रिकवरी को इंश्योर करने का प्रयास किया जाता और रिकवरी के प्रोसेस पर पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट किया जाता, पूरी की पूरी एनर्जी शिफ्ट की जाती। नहीं, लेकिन हुआ क्या, हुआ यह नोटबंदी का निर्णय लिया गया। नहीं, नोटबंदी के निर्णय ने रिकवरी
अनसर्टेनिटी के साथ रिकवरी शो कर रहे ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर स्लो डाउन के दबाव को क्या किया, बढ़ाने का काम किया। और इससे पहले कि नोट बैन के प्रेशर से भारतीय अर्थव्यवस्था बाहर निकलती, 1 जुलाई 2017 से आधी अधूरी तैयारी के साथ जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। नहीं, परिणाम क्या होता? सामान्य स्थिति में भी अगर इसका कभी यह मतलब नहीं निकालेंगे कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, नोटबंदी की जरूरत नहीं थी, मेरी समझ कहती है, और मुझे लगता दुनिया के जितने बड़े अर्थशास्त्री हैं भारत से लेकर के दुनिया तक के, उनका कंक्लूजन यही है कि नोटबंदी जो है वो अनावश्यक था, अनप्रोडक्टिव डिसीजन था। लेकिन जीएसटी, कोई ये नहीं कहेगा जीएसटी गलत था। जीएसटी को इंप्लीमेंट करने की टाइमिंग को लेकर के प्रश्न उठाना, विदाउट प्रॉपर होमवर्क के जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने को लेकर प्रश्न उठाना, जीएसटी के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को लेकर के प्रश्न उठाना, जीएसटी के हायर फ्लोर रेट को लेकर के प्रश्न उठाना, जीएसटी के टेक्निकल प्लेटफॉर्म के डेवलप किए बिना जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने को लेकर प्रश्न उठाना, यह जीएसटी का विरोध नहीं। जैसे अगर आपको ध्यान हो, अभी कोविड वैक्सीन को अनुमति दी गई है, कोवैक्सीन को, जो भारत बायोटेक ने डेवलप किया, जिसने ट्रायल के 2 स्टेज को पूरा किया, तीसरा स्टेज का ट्रायल नहीं हुआ था, लेकिन उसको सरकार ने अनुमति दी नहीं। और उसके बाद देखेंगे, अभी पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक न्यूज है, भोपाल में एक व्यक्ति पर जो ट्राई किया गया, 9वें दिन जाकर के उसका डेथ हो जाता है। इस समाचार को छुपाने की कोशिश होती, जब यह समाचार प्रकाश में आता तो पता चला बायोटेक कहती है कि 19 दिन बाद जाकर के वह जस्टिफिकेशन देती है कि नहीं, उसके डेथ का जो है वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें? मुंगेर में 25 बच्चों की जो रिपोर्ट डॉक्टर ने तैयार की, उस डॉक्टर का दावा है कि वो रिपोर्ट सही है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल हेड का यह कहना है कि वो मानवीय भूल के कारण निगेटिव को पॉजिटिव दिखा दिया गया था। किसको सच माना जाए? जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, कॉलेज डेज में, तो एक हमारा मित्र हुआ करता था, बेचारा अब नहीं है, तो वो अक्सर कहा करता था कि यार किसी को कन्विंस नहीं कर सकते हो ना, तो उसको कंफ्यूज कर दो, वो अपने आप तुम्हारी बात मान लेगा। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो कंफ्यूज करने की पूरी रणनीति पर काम की जा रही है। इस चीज को समझे नहीं। अब अल्टीमेटली क्या हुआ? जीएसटी ने क्या किया? जीएसटी ने किया उस स्लोडाउन को जो है सतह पर लाकर खड़ा कर दिया नहीं। और फिर जो हुआ आप और हम जानते हैं। स्लोडाउन में क्या होता? स्लोडाउन में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में गिरावट दिखाई पड़ती है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि की दर मंद होती हुई दिखाई पड़ती। कोविड क्राइसिस ने क्या किया? कोविड क्राइसिस ने उस इकोनॉमिक स्लोडाउन को इकोनॉमिक रिसेशन में तब्दील कर दिया। इकोनॉमिक रिसेशन मतलब निगेटिव ग्रोथ। जीडीपी का साइज बढ़ नहीं रहा है, या जीडीपी के साइज के बढ़ने की गति कम नहीं हो रही है, बल्कि जीडीपी में निगेटिव ग्रोथ, जीडीपी सिकुड़ रहा है। और अगर लगातार कंटिन्यूअस 2 क्वार्टर तक नेगेटिव ग्रोथ की स्थिति बनती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? वह स्थिति जो है वह रिसेशन की स्थिति कहलाती है नहीं। और अगर इस पूरे के पूरे फेज में देखें, अभी 2 दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इस लॉकडाउन के पीरियड में भी, इस क्राइसिस फेज में भी देखें, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के ब्लू चिप शेयरों में उछाल आता रहा। हर घंटे अंबानी, मुकेश अंबानी की इनकम में जो है
उनमें 90 करोड़ का हर घंटे इजाफा होता रहा, और वो करोड़ करीब करीब इस पीरियड में 2.5 गुनी से 3 गुनी हो जाती है। लेकिन आम लोगों की हालत जा करके देखें। तो मैं जो चीज यहां पर कहना चाहता, जिस कंटेक्स्ट में मैं यह बात करना चाहता, वह यह कि आप अगर जाकर के देखने की कोशिश करें तो आप यह पाते हैं कि ये ओवरऑल कंटेक्स्ट हैं, जिस ओवरऑल कंटेक्स्ट में कहीं न कहीं भूख की समस्या जो गंभीर होती दिखाई पड़ती, इस भूख की गंभीर होती समस्या की व्याख्या किसके कंटेक्स्ट में की जा सकती है? इकोनॉमिक ग्रोथ में डिसेलरेशन की जो स्थिति दिखाई पड़ती, स्लो डाउन की जो स्थिति दिखाई पड़ती, रिसेशन की जो स्थिति दिखाई पड़ती, कुछ चीजों के इंपैक्ट यहां पर दिखाई पड़ते, और कई सारी चीजों के इंपैक्ट अभी दिखने हैं। जैसे जैसे समय गुजरेगा वो इंपैक्ट डिपेंड होता चला जाएगा। इस चीज को समझे। आने वाले समय में मुझे लगता है शायद हम लोगों तक जानकारी ना पहुंचे, आने वाले समय में बीपीएल पॉपुलेशन में ह्यूज जंप की संभावना है, नंबर वाइज भी और पॉपुलेशन के परसेंटेज वाइज भी। दूसरी बात, अगर आप देखें पर कैपिटा इनकम में ह्यूज गिरावट की संभावना है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता कि भूख और कुपोषण की समस्या, हंगर एंड माल न्यूट्रिशन की समस्या आने वाले समय में और गंभीर होने जा रही है। और अभी देखें NFHS 4 की रिपोर्ट क्या बतला रही है कि इस हंगर और माल न्यूट्रिशन के निशाने पर कौन है, किनकी चर्चा हो रही है? महिलाएं और बच्चे। अगलगी में कभी कुत्ता को जल के मरते नहीं देखेंगे। एक टर्म यूज होता गरीबी का महिलाकरण, एक टर्म यूज होता गरीबी का महिलाकरण, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, उसी तरह एक टर्म यूज होता फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब समझते हैं? समझ जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ा बिहार वाला पहलू डिस्कस कर दूं, फिर इस टर्म पर आऊंगा। ये बिहार में ह्यूज गिरावट क्यों दिखाई पड़ती? बिहार में ह्यूज गिरावट क्यों दिखाई पड़ती? क्या आपको लगता है केवल ये इंपैक्ट यहीं तक है क्या? कोविड का एक बड़ा इंपैक्ट क्या है? कोविड का एक बड़ा इंपैक्ट जो है रेमिटेंसेज पर दिखने जा रहा। कोविड पर एक बड़ा इंपैक्ट रिवर्स माइग्रेशन के रूप में दिखने जा रहा, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। कोविड का एक बड़ा इंपैक्ट जो आपको दिखने जा रहा है वह अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में दिखने जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का न केवल न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी का क्रिएशन रुकेगा, बल्कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में भी आपको गिरावट दिखाई पड़ेगी। वहां पर भी हमें गिरावट दिखाई पड़ती, वहां पर भी कोविड का इंपैक्ट आपको दिखाई पड़ेगा नहीं। और अगर बिहार के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो बिहार के कंटेक्स्ट में देखें, बिहार की इकोनॉमी को अक्सर क्या कहा जाता? मनी ऑर्डर इकोनॉमी की बिहार की इकोनॉमी में महत्वपूर्ण भूमिका है या नहीं है? नहीं। अब जरा रुक करके सोचें, जरा रुक करके सोचें। ये इंटरनल माइग्रेशन भी, इंटर स्टेट माइग्रेशन भी है नेशनल लेवल पर, और यह जो है इंटरनेशनल माइग्रेशन भी है। दोनों जगह उसका इंपैक्ट दिख रहा है। रोजगार दोनों जगह छिन रहे। अगर नोटबंदी ने, अगर जीएसटी ने, अगर कोविड ने इनफॉर्मल सेक्टर को सबसे अधिक डैमेज किया, तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले जो बिहार के अधिकांश लेबर हैं, उनका इनकम प्रभावित होगा, उनका रोजगार प्रभावित होगा, और एडवर्सिटीज उनकी क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं। जीवन की मुश्किलें उनकी क्या होंगी?
ऑब्वियसली बढ़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू देखें, दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू आप देखते, मैंने पहले भी रेफरेंस दिया था, 2006 में कृषि मंडियां भंग हुई, 2020 है, 2006 में कृषि मंडियां भंग हुई, 2020 है। और मैं विजुअल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं, जमीन पर जो मैंने देखा है। करीब करीब 2013 में हमने संभाला घर की मालगुजारी का जिम्मा, और 2015-16 से अब तक जो दिख रहा है कि गेहूं की लागत बढ़ती जा रही है और गेहूं की बाजार कीमत लगातार गिरती जा रही है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो मूलतः कृषक अर्थव्यवस्था है, जो मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, अगर किसानों की आय, कृषि उत्पादों की कीमत में गिरावट आएगी तो उसका एडवर्स इंपैक्ट किस पर पड़ेगा? एग्रीकल्चरल इनकम पर पड़ेगा। एग्रीकल्चरल इनकम पर उसका अगर एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा तो वो ओवरऑल, क्योंकि बीपीएल पॉपुलेशन को हम काउंट कर रहे हैं, एक बड़ी आबादी है जो पॉवर्टी लाइन के जस्ट ऊपर है, जिसको हम बीपीएल नहीं मानते। कोई भी किसी भी प्रकार का झटका लगता खट से वो आबादी जिसको हम एपीएल मान रहे थे वो कहां पहुंच जाती है? बीपीएल पहुंच जाती। 16.5% का उछाल क्या दर्शाता है? अगेन अगर देखें बिहार में, अगर आप देखें कृषि और पशुपालन, हर घर में देखें मेल काउंटर पार्ट माइग्रेट कर जा रहे हैं मजदूरी करने के लिए, माइग्रेंट लेबर के रोल में होते। परिणाम क्या होता? किसानी हो या पशुपालन होगा, किन के जिम्मे आता? महिलाओं के जिम्मे आता। और जब महिलाओं के जिम्मे आएगा तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होगा या नहीं? और दोनों जगहों पर जाकर के देखें, एग्रीकल्चरल इनकम पर भी दबाव बढ़ रहा है और एनिमल हस्बेंड्री के जो इनकम है उन पर भी दबाव बढ़ रहा है। हल्ला हुआ, बर्ड फ्लू, पता चला जो मुर्गा पाल रहा होगा, जरा एक बार जाकर के उनसे मिले जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, उनकी क्या हालत होगी। पता चला अब 35 रुपये 30 रुपये में मुर्गा, या कई बार 40 रुपये में 2 मुर्गा बेच रहे होंगे। एट प्रेजेंट अभी जो स्थिति होगी, एट प्रेजेंट जो अभी उनकी स्थिति होगी, नहीं? जिस तरह आप देखेंगे लॉकडाउन के पीरियड में मक्के को 900 रुपये क्विंटल बेचा गया, जबकि एमएसपी 1850 रुपये थी। तो अगर आप जाकर के देखें तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चरल इनकम, डेयरी इनकम में गिरावट की पृष्ठभूमि में फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की संभावनाओं को बल प्रदान करेगा या नहीं? हमेशा ध्यान रखें, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो, चाहे कोई मानव निर्मित आपदा हो, या ऐसी कोई भी कंटीजेंसी अगर उत्पन्न होती है तो सर्विस बाद में प्रभावित होगा, सर्विस बाद में प्रभावित होगा। मोदी जी तो प्रभावित ही नहीं होंगे, अधिक से अधिक सत्ता छीनेगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बाल बच्चा कोई है नहीं, पहले भी बोल चुके हैं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, नहीं? तो जिनका बाल बच्चा है वो सोचे, नहीं तो कौन प्रभावित होगा? जो आदिवासी जनजातियां, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, वो उस पर सबसे पहले उसका इंपैक्ट दिखेगा। जो दलित पॉपुलेशन है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन समाज का है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि सिंपल सी चीज विजुअलाइज करने की कोशिश करें। घर में खाना बना, सामान्यतः देखें महिलाएं कब खाती हैं, यद्यपि अब धीरे धीरे बदल रहे हैं, अब पहले खाती हैं और पुरुषों को बाद में देती हैं, नहीं? लेकिन नॉर्मली देखेंगे खाना बना, कोई आ गया, कौन अपने हिस्से से कंप्रोमाइज करेगा? महिलाएं 2 रोटी कम खा लेंगी, सब्जी अगर नहीं है तो अचार या प्याज काट करके खा लेंगी। मतलब ये फील करने की बात है, ये फील करने की बात है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें
अगर इस कंटेक्स में, यहां पर आप वास्तविकता जाकर के देखें, बिहार के स्पेसिफिक कंटेक्स में अगर आप जाकर के देखें, तो मेरा अनुभव कहता है कि दो चीजें बिहार में नहीं होती तो बिहार की इकोनॉमी जो है, बिहार के लोगों की हालत बद से बदतर होती। एक, आप में से जो लोग भी ग्रामीण इलाकों में हैं, आप अगर देखें, सूदखोरी रूरल इनकम का एक महत्वपूर्ण जरिया है। मनी लेंडिंग जो है रूरल इनकम का एक अहम जरिया है। हमारे जैसे लोग भी लॉकडाउन में प्रतीक्षा करते रहते थे, अब अगले महीने में क्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रामीण इलाके में जाकर के देखें, बड़े धड़ल्ले से कारोबार पर, और इसमें एक और चीज ध्यान रखें, लेंडिंग के लिए ये मनी आ कहां से रही है, तो पता चला किसान क्रेडिट कार्ड बनवा लिया, खेती करें ना करें, लोन उठाया बैंक से, सब्सिडाइज रेट पर उसको बाजार में लगा दिया, जब लौटाने का समय आया लौटा दिया, सब्सिडी भी मिल गई, फिर लिया नए सिरे से, फिर उसको, यही कारोबार चल रहा है ना। और दूसरा एक और कारोबार है जो चल रहा है, मतलब मुझे लगता मैं जिस मोहल्ले में हूं, गांव ही है जो शहर में तब्दील हो रहा है। मतलब मैंने एक चीज देखा, अपने टोले में सबसे ज्यादा मकान के कंस्ट्रक्शन अभी के समय हुए हैं। ये जो शराबबंदी हुई है, इसने एक वर्ग को जन्म दिया है जिसने अनाप शनाप कमाई की है अवैध शराब के कारोबार के माध्यम से। नहीं, मैं भी वही चीज कह रहा हूं, अगर ये दो चीजें नहीं होती तो क्या आपको नहीं लगता स्थिति और ज्यादा विभत्स होती? तो यहां पर जो चीजें समझने की जरूरत है, बिहार के कंटेक्स्ट में देखें, टूरिज्म बिहार के इनकम का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और बिहार का टूरिज्म सेक्टर जो है, बिहार का टूरिज्म सेक्टर एग्जैक्ट अभी हमारे पास आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, आइडिया दे देता हूं, आप नजर रखिएगा। एक तो शराबबंदी से टूरिज्म को झटका लगा, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म जो है, लिक्वर अगर बैन करेंगे तो इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करना मुश्किल होगा। एक दूसरे कंटेक्स्ट में अगर मैं बात करूं, तो दूसरा कंटेक्स्ट है, पूरे के पूरे लॉकडाउन ने दुनिया में टूरिज्म इंडस्ट्री को जितना प्रभावित किया है, और केवल दुनिया में टूरिज्म इंडस्ट्री को क्यों लेंगे? टूरिज्म तो कई तरह के होते हैं, एजुकेशनल टूरिज्म होता है, हिस्टोरिकल टूरिज्म होता है, रिलीजियस टूरिज्म होता है, मतलब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मैं कहता, थोड़ा सा मेडिकल वाले डायमेंशन को छोड़ दें। उन लोगों में भी कई के धंधे चौपट हुए, कई ने अनाप शनाप कमाई की है इस पीरियड में। तो टूरिज्म बिहार के इनकम का एक महत्वपूर्ण जरिया है। और क्या आपको नहीं लगता कि अगर टूरिज्म सेक्टर को झटका लगा है तो इसका लार्जर इंपैक्ट आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा? जो लोग टूरिज्म सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे, जिनका इनकम इससे जुड़ा हुआ था, वो कहीं ना कहीं इससे एडवर्सली प्रभावित हो। इतनी बातें स्पष्ट हुई? तो अब मतलब समझ में आया, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या हुआ, फेमिनाइजेशन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या हुआ, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी क्या हुआ। ये इतनी चीजें थी जो मुझे आज आपके साथ डिस्कस करनी थी। यहां तक मैं अब ओपन है, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न करना चाहें आप फ्री हैं। क्या? अरे भाई, कृषि आय में गिरावट आएगी और महिलाओं की भागीदारी कृषि में बढ़ रही है। अरे तो महिलाओं की भागीदारी अगर बढ़ रही है, कृषि आय में गिरावट आ रही है, तो उसका असर महिलाओं की आय पर पड़ेगा या नहीं? और महिलाओं की आय पर पड़ेगा और उसका इम्पैक्ट वहां तक जाएगा या नहीं? निश्चित तौर पर। अर्थात जो बीपीएल आबादी है, अगर उसमें जाकर के देखेंगे तो महिलाओं
का अनुपात ऑब्वियसली हाइयर होगा। उसका इम्पैक्ट जो है महिलाओं पर ज्यादा एडवर्स होता है, पुरुषों पर कंपैरेटिवली कम होता है। हाँ सर, अभी जो टूरिज्म सेक्टर की बात कर रहे हैं, जो प्रभावित हो रहे हैं कोविड के कारण, तो इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे इफेक्ट कर सकती है सर? पॉजिटिवली मतलब पॉजिटिवली भी नेगेटिवली? क्या गवर्नमेंट पॉलिसी? गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे इसको बचा सकती है टूरिज्म को हरास होने से? नहीं बचाया जा सकता था ना। देखिए कैसे बचा सकती थी, एक छोटा सा उदाहरण मैं देता। मैंने कोविड क्राइसिस पर मुझे लगता है 10 से 12 क्लासेज लिए होंगे पूरे लॉकडाउन पीरियड में, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन था कि कोविड पर प्रश्न निश्चित तौर पर इस बार मेंस में ऐसा नहीं कि एक प्रश्न पूछा जाएगा, डिफरेंट एंगल से, और वो कैलकुलेशन सही साबित हुआ जब हमने देखा पेपर 1 पेपर 2 मिला करके कोविड क्राइसिस पर कुल 3 प्रश्न पूछे गए। तो प्रश्न को देखकर सुकून लगा कि हम लोगों ने भी लॉकडाउन और कोविड फेज में खुद को रिडिफाइन करने की जो कोशिश हुई तो कम से कम उससे राहत मिली। क्या आपको लगता है कि इंडिया कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रहा है और कोविड ने पूरे के पूरे भारत को एक तरह से प्रभावित किया? नहीं। तो यूनिवर्सल लॉकडाउन के कॉन्सेप्ट का क्या औचित्य बनता था? मैं इस चीज को स्वीकार करता कि जब लॉकडाउन लगाया गया परिणामों को लेकर परिणाम नहीं मालूम थे। आज जब उसके परिणामों का हम मूल्यांकन कर रहे हैं, आज अगर लॉकडाउन के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहे हैं तो परिणामों के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। मैं स्वीकार करता हूं इस बात को, लेकिन मैं ये चीज जानना चाहता 2 कंटेक्स्ट में सिर्फ, कि क्या आपको नहीं लगता था कि कोविड ने भारत को जिस तरीके से प्रभावित किया उस प्रभाव को मिनिमाइज किया जा सकता था? अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स को और इंटरनेशनल जो पैसेंजर्स थे उनको हमने रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट किया होता टाइमली हस्तक्षेप के जरिए, तो बड़ी आसानी से इस हैवॉक को क्रिएट होने से रोका जा सकता था। फिर जो हमने हैवॉक क्रिएट किया, बिना किसी प्रिपरेशन के हमने लॉकडाउन घोषित कर दिया, बिना किसी प्रिपरेशन के। कोई प्रिपरेशन नहीं था हमारे पास, कोई रोड मैप नहीं था, कोई विजन नहीं था वहां पर। इतना तो कहा जा सकता। अगर दिल्ली जैसे जगह पर करीब करीब 25 से 30 हजार पेशेंट पर डे वहां आते जाते हैं, और 25 से 30 हजार पेशेंट के आने जाने का मतलब है करीब करीब 50 हजार लोग, नहीं 50 हजार लोग। अचानक लॉकडाउन की घोषणा के कारण वे 50 हजार लोग 1, 2 या 3 दिन के लिए गए होंगे। अचानक वे 50 हजार लोग जो वहां पर फंसे, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? ठीक है। क्या आपको नहीं लगता कि माइग्रेंट लेबर क्राइसिस को लेकर के सरकार को ज्यादा सेंसिटिव होना था? मैं कहता हूं और पूरी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं कि नीतीश कुमार का स्टैंड गलत नहीं था, पॉलिटिकली वो गलत थे। उस समय जो उन्होंने स्टैंड लिया पॉलिटिकली गलत थे, और उनको उस स्टैंड के साथ कुछ कंप्लीमेंट्री स्टेप्स लेने चाहिए थे। जो कंप्लीमेंट्री स्टेप्स जो है वो कहीं ना कहीं सेंस ऑफ एश्योरेंस, सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ एश्योरेंस का काम करते, जो उन्होंने नहीं किया। और चूंकि मसला ये ऐसा मसला था, तुरंत पॉलिटिकलाइज हो गया। जब मसला पॉलिटिकलाइज, यूपी ने सेफ पैसेज दिया ना, लाख योगी सरकार के हम और आप आलोचना करें, लेकिन यूपी ने अपने माइग्रेंट लेबर को दिल्ली से लाया ना, उसको रेगुलेट करने की कोशिश की ना। बिहार सरकार क्या नहीं कर सकती थी? क्या वहीं पर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं किए जा सकते थे? तो बहुत सारे प्रश्न हैं। आगे का रास्ता आसान नहीं है। आगे का रास्ता आप खुद देखेंगे। हम लोगों का भी ये कैलकुलेशन था कि जैसे जैसे 6-7 महीना गुजरेगा लॉकडाउन के बाद का, उसके बाद स्थिति धीरे धीरे गंभीर होने लगेगी, और वो होती हुई दिख रही है। वो होती हुई दिख रही है, क्योंकि जब तक सेविंग थे पुराने,
मिडिल क्लास भी मैनेज करता रहा। जो नौकरीहारा हैं उनको विशेष दिक्कत नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर में है मतलब थोड़ी ठीक ठाक जगह पर, तो उनको भी कुछ कट के साथ उनकी सैलरी मिल जा रही है। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले थे उनकी आज भी क्या स्थिति है आप पता कर लें। मेरी बातें समझ रहे? एनीथिंग मोर? शराबबंदी से बिहार का टूरिज्म कैसे प्रभावित? क्या शराबबंदी से बिहार का जो टूरिज्म है वो कैसे प्रभावित? इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है, और लिक्वर को लेकर उनका अप्रोच क्या होता। लिक्वर उनके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होता है। लिक्वर उनके लाइफ का पार्ट एंड पार्सल होता है। तो अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे, अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे तो या तो वो जो मैकेनिज्म काम कर रहा है उस मैकेनिज्म में उनको आसानी से उपलब्ध हो जाता है, या फिर वो अवॉइड करेंगे, बच निकलने की कोशिश करेंगे। एनीथिंग मोर? नहीं? आप लोगों का कोई प्रश्न है तो इस चर्चा को अब यहीं पर मैं रोकूंगा। हाँ हाँ बोलिए। आप हिंदी साहित्य में पढ़ाते हैं सर, सर गरीबी दोनों जगह, सर आपको कुछ अजीब मतलब नहीं लगता है ये रिपोर्ट और वहाँ? देखो एक चीज हमेशा देखने की कोशिश करना, बार बार मैं कहता हूं इमोशन के बिना जिंदगी नहीं जी जा सकती, लेकिन इमोशन के सहारे भी जिंदगी नहीं जी जा सकती। सर बहुत हिम्मत लाना पड़ता है। क्या ये सब मतलब जो रिपोर्ट करते हैं और जो वास्तविकता, हाँ बहुत जानता हूं। क्या देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, बिहार को कोरोना ने बहुत प्रभावित किया क्या? बोलो क्यों नहीं प्रभावित किया? अगर एक लाइन में कहूं, ठेठ भाषा में कहूं तो गटर में रहने की हमारी आदत थी, और हमारी इम्यूनिटी उसी के हिसाब से क्या थी? हमारी इम्यूनिटी उसी के हिसाब से डेवलप्ड थी। नहीं अभी मतलब अभी 2-4 दिन, जिस दिन मतलब मुझे लग रहा है जिस दिन वर्कशॉप था उस दिन सुबह में लेबर को बुला करके पूरा साफ करवा रहा था, तो हमने उसको कहा सावधान भाई थोड़ा सा ये बरतो। उसने बोला साहब वो आप लोगों को कोरोना होगा, हम लोगों को नहीं होगा। और ये रियलिटी है, ये रियलिटी है, ऐसा नहीं कि इसमें सच्चाई नहीं है। ठीक है थोड़े बहुत तो यहां भी चपेट में आएंगे, लेकिन इस चीज को समझें कि जो फिजिकली एक्टिव है, ठीक है, जो कि मतलब एसी गलती से कभी देख लेता है, खुली हवा में सांस लेने वाला है, खुली धूप बारिश ठंड सबको झेलने वाला, उसको कोरोना ने बहुत प्रभावित नहीं किया है। जो धीरे धीरे सुविधा भोगी जीवन जीते चले गए, एसी गाड़ी, एसी चेंबर, एसी घर में सीमित होते चले गए, धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी भी कमजोर पड़ती हो गई, तो कोरोना ने भी उनको पटक पटक के मारा है। और थोड़ा सा हमारी सरकार ने भी कोरोना की मदद कर दी, समझे? तो ये एक हार्श रियलिटी है, समझे? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, लड़ाई यहां से लड़ोगे ना हमेशा ट्रेजिक एंड होगा। मेरी बात ध्यान रखना, लड़ाई जब भी लड़नी हो तो यहां से लड़ो। आगे ने लिखा है, सुनो कभी भावनाएं के नहीं है, भावनाएं नहीं है सोता, भावनाएं खाद है केवल, जरा उन्हें दबा कर रखो। तो इसलिए हमने कहा बहुत इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। जब बहुत ज्यादा परेशान होने लगो तो बस अपने आप को मान लो कि कम से कम हम जो कर सकते हैं उतना कर दें, हम जो कर सकते हैं उतना कर दें।
जब मैं तुम्हें बतला दूं, जब यहाँ से क्लास लेकर के फरवरी में मैं गया, यहीं था मैं दिल्ली में जब दंगा हुआ, और संयोग से मैं मतलब दंगे का जो हर्ट इलाका था वहाँ पर मैं था, और 2 दिनों तक स्थिति रही है, ठीक है, कि इधर से भी लोग जो है लाठी बरछा भाला लेकर के तैयार हैं, पत्थरबाजी हो रही है उधर से भी, ठीक है। बचे लोग इसलिए क्योंकि कंप्लीट वो RWA वहाँ स्ट्रॉन्ग है, पूरा उसने क्लोज कर रखा है, ठीक है। तो जब यहाँ से गया और जब दिल्ली में उतरा तो एक तो कैब वाला कोई जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, बहुत एश्योर किया, और संयोग से सुकांत था तो उसने कह दिया भैया कोई दिक्कत होगी एक बार कॉल कर दीजिएगा, मैं जिप्सी भेज दूंगा। हमने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो उस स्थिति में जब वहाँ पहुँचा तो जब रास्ते से गुजर रहा था तो बहादुर शाह जफर की याद आ रही थी, क्योंकि करीब करीब 10 सवा 10 के आसपास होगा जब गुजर रहा था उस रास्ते से, कि जिन गलियन में देखी लोगन की रंग रैलियां थी, अब लोगन बिन सुनी पड़ी वो गलियां थी। सड़कें 10 बजे वहां की खाली हों और हमारी गाड़ी 80 के स्पीड में चले, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। दूर से कहीं कोई गाड़ी दिख जाती थी। और उसके बाद जब हम लोगों ने डिसाइड किया कि 2.5 अखर फाउंडेशन जिस NGO से मैं जुड़ा हूँ कि हम लोग रिलीफ प्रोग्राम चलाएंगे, तो जिन लोगों से संपर्क किया, हमारे यहाँ के कई छात्रों ने अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन दिया, जिसके लिए शुक्रगुजार हूँ, और जिसके लिए मैंने कहा कि निश्चित तौर पर किसी न किसी रूप में मैं उसको कंपनसेट करूँगा। तो जब हमने फंड कलेक्शन शुरू किया तो लोगों ने पूछना शुरू किया मुझसे कि किसकी मदद करेंगे, हिंदू की करेंगे कि मुसलमान की करेंगे। थोड़ी सी इस मामले में मेरी छवि ड्रेडेड है, ठीक है। और मैं बतलाता हूं, ऐसे ऐसे इलाके में मैं गया हूं, रोंगटा खड़ा हो जाने वाला था, और जब चीजें जो जलाई गई, घर में कुछ नहीं बचा, जब वहां पहुंचा तो मैं जो चीज कहना चाहता वो यही चीज कहना चाहता, ठीक है। ह्यूमन सेंसिटिविटी बचनी चाहिए, ठीक है, और वो अगर बची रहेगी ना, ठीक है, हमारा इंसान बने रहना ज़्यादा महत्वपूर्ण है हिंदू या मुसलमान बने रहने के। और अगर इंसान नहीं है तो और आप कुछ हो जाए, मुझे तो नहीं लगता कि, बट समय बदल रहा है, परिभाषा बदल रहा है, प्राथमिकताएं बदल रही हैं, और हर आदमी को अपने हिसाब से जीने का हक है। जैसे मैं कैसे जीऊँ कोई दूसरा निर्धारित नहीं कर सकता, उसी तरह किसी दूसरे को भी कोई दूसरा भी कैसे जिए ये मैं निर्धारित नहीं कर सकता। तो इसलिए हमने कहा बहुत ज़्यादा फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर।